इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 11th वीक के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, जिनको कि रिप्लेसमेंट रूल्स भी बोला जाता है, उनको देखेंगे। वो उनके बारे में ये भी मैंने बताया था कि वो उनकी संख्या 10 है जिनको हम एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो वे एक एक करके वो क्या क्या हैं हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस रूल्स के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनके एक नाम है, स्पेसिफिक नेमिंग की गई है उनकी, और उनके जो नाम है उनको एब्रीविएट भी, उसके साथ साथ उनका एब्रीविएशन क्या होता है वो भी हम देखते चलेंगे, ताकि जब जस्टिफिकेशन देते हैं हम तो उस समय पूरा जो रूल का नाम है वो ना लिख करके उसके एब्रीविएटेड नेम को हम लिखेंगे, जिससे कि ब्रीविटी बनी रहे, बहुत ज़्यादा हमको लिखना ना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि हमारा पहला लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है। सबसे पहला जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो डे मॉर्गन थ्योरम बोला जाता है। डे मॉर्गन्स थ्योरम को हम एब्रीविएट करते हैं DEM। इस तरह से डे मॉर्गन्स थ्योरम के रूप में दो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस आते हैं। आप देख सकते हैं, एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है जो P.Q को निगेट करने पे जो हमारे पास उसके इक्विवेलेंट, लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मिलता है, वो आपके राइट साइड में दिया हुआ है, नॉट P वेज नॉट Q। और इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा लॉजिकल इक्विवेलेंस है जिसको भी हम डे मॉर्गन थ्योरम ही बोलते हैं। इसमें P वेज Q को निगेट किया गया है जब, तो उसके राइट हैंड साइड में हमारे पास है नॉट P एंड नॉट Q। ये दोनों ही दो डिफरेंट इक्विवेलेंसेस हैं, यानी कि इसमें जो पहला इक्विवेलेंस है उसके एक लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। उसी तरह दूसरा इक्विवेलेंस है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। ऐसा देख सकते हैं आप। इन दोनों ही इक्विवेलेंसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों ही एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास कहीं भी आपके प्रूफ में या कहीं भी एक सिस्टम में, लॉजिकल सिस्टम में अगर एक एक्सप्रेशन आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको, उसके इक्विवेलेंट जो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला मिलता है तो राइट हैंड साइड वाले को उससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिप्लेस करके राइट हैंड साइड वाले को रख सकते हैं, या आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको पहले राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आपको कहीं आपके पास है और आपको ज़रूरत है लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को रखने की, तो आप उसको करने के लिए ये रूल जो हमारा होगा लॉजिकल इक्विवेलेंस, चूँकि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं तो आप उसको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। इस लॉजिकल इक्विवेलेंस का यही तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो डे मॉर्गन्स थ्योरम के नाम से दो हमारे पास इक्विवेलेंसेस हैं, जिसमें जो अगर इनको ध्यान से देखें और कैसे याद करना है, कैसे दिमाग में स्थिर होगा, सुदृढ़ होगा ये, इसको अगर थोड़ी सा इस पर चर्चा कर लेंगे तो आसानी से ये दिमाग में बैठ पाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला इक्विवेलेंस है उसमें P.Q को निगेट किया गया है, और जब ये निगेशन किया गया है तो ब्रैकेट के अंदर डॉट है, ब्रैकेट के बाहर निगेशन है। इसके राइट हैंड साइड को अगर देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपको ये दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर वेज हो गया है, डॉट नहीं रह गया है, और जो निगेशन ब्रैकेट के बाहर था लेफ्ट हैंड साइड में, वो निगेशन ब्रैकेट के अंदर चला गया है, और ब्रैकेट के अंदर जाने के साथ साथ वो दोनों ही P और Q दोनों के साथ लग गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब निगेशन दोनों को एक साथ कंजंक्शन के रूप में रख के, दो कंजंक्ट्स को एक साथ रख के अगर पूरे कंजंक्शन को निगेट किया गया है तो उसमें हम उस एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट समझेंगे किसके, एक ऐसे डिसजंक्शन के जिसमें जो पहले कंजंक्शन था उसके जो दो कंजंक्ट से उनके निगेशन के डिसजंक्ट के रूप में इस इक्विवेलेंस को हम समझेंगे। उसी प्रकार से जो दूसरा निगेशन है, दूसरा इक्विवेलेंस है, उस दूसरे इक्विवेलेंस को अगर देखें तो दूसरे इक्विवेलेंस के राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे P वेज Q का निगेशन किया गया है। P वेज Q का जो निगेशन है वो राइट हैंड साइड में जा कर के नॉट P डॉट नॉट Q हो गया है,
और इसमें भी हम वही कुछ प्रक्रिया देख सकते हैं। एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है कि जो सिंबल ब्रैकेट के बाहर था वो अंदर गया तो दोनों ही जो P और Q है दोनों पे लग गया, यानी कि निगेशन जो है वो दोनों पे लग गया। और उस निगेशन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जाने की वजह से जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वेज था वो डॉट बन गया है। तो पहले वाले में डॉट से वेज बन जा रहा है, जब डॉट को ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद निगेशन किया गया तो वो डॉट जब निगेशन ब्रैकेट के अंदर गया तो दोनों ही कंजंक्ट्स पे, दोनों ही अभी तो कंजंक्ट रह नहीं गया है तो हम बोलेंगे कि दोनों ही डिसजंक्ट्स पे लग गया है और वो कंजंक्शन से डिसजंक्शन बन गया है। उसी प्रकार से जो निगेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉट को वेज बना दे रहा है, वेज को डॉट बना दे रहा है, लेकिन उसके साथ वो अपना स्थान भी, अपना प्लेस भी बदल ले रहा है। और इस चीज़ को हम चाहें तो यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ करने के लिए हमें जो मेथड अपनाना पड़ेगा वो ट्रुथ टेबल की मदद लेनी होगी। ट्रुथ टेबल में जैसे हम आर्गुमेंट, जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होते थे उनका स्टेटस क्या है ये चेक करते थे, या ये चेक करते थे कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कंटिंजेंट हैं या टोटोलॉजी हैं। ये चीज़ चेक करते समय जो स्टेटमेंट फॉर्म्स का हम जो तरीका ट्रुथ टेबल से अपनाते थे उसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जब हम उस ट्रुथ टेबल को बनाएंगे तो उसमें ये जो हमारा इक्विवेलेंस है इसके नीचे हमको हर बार ट्रुथ वैल्यूज़ मिलेंगी, और इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारा इक्विवेलेंस है वो टोटोलॉजी है। और जब एक इक्विवेलेंस टोटोलॉजी होता है तो उस समय हम जानते हैं कि वो एक लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है, और लॉजिकल इक्विवेलेंस होने का मतलब ये है कि इसमें जब लॉजिकल इक्विवेलेंस होने का मतलब ये है कि उसके एक साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे साइड के एक्सप्रेशन के सेम वैल्यू हमेशा रखती है। सेम वैल्यू हमेशा रखने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, एक फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स होगा, और ऐसा निश्चित रूप से होगा। तो इसी प्रकार से लॉजिकल इक्विवेलेंस, पहले लॉजिकल इक्विवेलेंस एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूप में हमने डे मॉर्गन थ्योरम को देखा। अगला एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं। जो हमारा अगला लॉजिकल इक्विवेलेंस है जिसको एलिमेंट्री रूल के रूप में यूज़ किया जाता है वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में भी दो इक्विवेलेंसेस हैं। इसमें एक बार आप देख रहे हैं कि वेज के साथ आ रहा है और दूसरी बार डॉट के साथ आ रहा है। तो जो पहले को पे विचार करें तो इसमें अगर कहीं पे आपको P वेज Q हो तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है Q वेज P के। ऐसा समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर दो हम जानते हैं कि जो डिसजंक्शन है उसके ट्रू होने की कंडीशन क्या है। उसके ट्रू होने की कंडीशन 3 कंडीशंस हैं। उसमें कोई भी एक P ट्रू हो तो भी ये ट्रू हो जाएगा, Q ट्रू हो तो भी ट्रू हो जाएगा, P डॉट Q ट्रू हो तो भी ट्रू हो जाएगा। और इसकी जगह को अगर बदल भी दें, P की जगह Q की जगह P रख दें तो उसके ट्रुथ कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। और इस वजह से हम P और Q को आपस में उनकी जगह को बदल सकते हैं, और इस जो डिसजंक्शन के जो दो डिसजंक्ट्स हैं उनकी जगह को आपस में बदलने को जो नाम दिया जाता है वो कम्यूटेशन दिया जाता है। इसी प्रकार से कम्यूटेशन को संक्षेप में COM इस तरह से अब्रीविएट किया जाता है। अब जो काम हमने अभी डिसजंक्शन के रूप में समझा वो कंजंक्शन के लिए भी ट्रू है, चाहे हम P और Q बोलें या Q और P बोलें, दोनों ही बातें ट्रुथ फंक्शन के हिसाब से, इनकी जो ट्रुथ कंडीशंस हैं उनके हिसाब से इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। इस चीज़ को हम अगेन एक ट्रुथ टेबल बना करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एक रूल है एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंस है, जिसमें हम चाहे वेज हो, चाहे एक डिसजंक्शन हो या कंजंक्शन हो, दोनों के ही जो कंजंक्ट्स और डिसजंक्ट्स हैं उनकी प्लेसेस को आपस में कम्यूट कर सकते हैं। इसको एक लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूप में, एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंस के रूप में लिया जाता है और एक रूल की तरह प्रयोग में आता है जिसका नाम होता है कम्यूटेशन। अगला लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं जिसको कि कहा जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन जो रूल है उसमें भी आपको दो इक्विवेलेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर हमें जो
हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं वो आपको 3 देखने को मिल रहे हैं। और एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि इसमें जो एक्सप्रेशन बनाया गया है वो इस एक्सप्रेशन में जो सिंबल है, जो ऑपरेटर है, वो पूरे एक्सप्रेशन में एक ही है। दूसरे साइड में भी वही ऑपरेटर है। डिफरेंस दोनों साइड्स में अगर नोटिस करें तो दोनों साइड के डिफरेंस आपको क्या दिखेंगे कि इस इक्विवेलेंस के दोनों साइड्स में बस डिफरेंस ये है कि एक बार क्यू और क्यू वेज आर को एक साइड में हम देख रहे हैं एक ब्रैकेट में रखा गया है और दूसरे साइड में पी वेज क्यू को एक ब्रैकेट में रखा गया है, आर को बाहर कर दिया गया है। तो ये जो ब्रैकेट का एक तरह से शिफ्टिंग हुआ है वही एसोसिएशन का रूल कहलाता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्यू और क्यू वेज आर एसोसिएटेड हैं, एक साथ हैं, और दूसरे साइड में पी वेज क्यू एसोसिएटेड हुए हैं। तो ये जो एसोसिएशन की शिफ्टिंग है या ब्रैकेट की शिफ्टिंग है उसी को एक इक्विवेलेंस के रूप में रखा गया है। इसमें ये रूल लगाने के लिए जो ज़रूरी हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है कि जब हम ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर है उसको देखें और ब्रैकेट के बाहर जो ऑपरेटर है उसको देखें तो दोनों ही सेम होने चाहिए। ये दोनों ही इक्विवेलेंसेस में आप नोटिस कर सकते हैं। जो एसोसिएशन के नाम से 2 इक्विवेलेंसेस आपको बताए जा रहे हैं, दोनों में ही आप नोटिस कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है ब्रैकेट के बाहर भी वही ऑपरेटर है। और ये जो दोनों ऑपरेटर्स ब्रैकेट के बाहर और अंदर अगर सेम हो तो हम उन तीनों में से किसी 2 को साथ, जिसकी भी साथ रखने की ज़रूरत हो हम उनको रख सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमें अलाउ कर रहा है ये इक्विवेलेंस। और इसको भी हम चाहें तो अगेन ट्रुथ टेबल बनाकर इनकी इक्विवेलेंस को इस इक्विवेलेंसेस जो यहाँ पे 2 हैं उनको उनके लॉजिकल होने को प्रूव कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो स्टेटमेंट फॉर्म के लिए स्टेटमेंट फॉर्म को टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्टरी और कंटिंजेंट चेक करने का तरीका होता है, उसी तरीके को अपनाएंगे। बस ये इक्विवेलेंस के नीचे आपको अगर केवल ट्रूथ वैल्यूज़ मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मटेरियल इक्विवेलेंस है जो टोटोलॉजी है, और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है। अगला इक्विवेलेंस देखते हैं। ये अभी हमने देखा एसोसिएशन में कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर था ब्रैकेट के बाहर भी वही ऑपरेटर था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हम अगले रूल को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को अब्रीविएट करते हैं DIST डॉट से। इसको इस रूल को अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 इक्विवेलेंसेस हैं। ये जो दोनों इक्विवेलेंसेस हैं उसमें एक बार क्या हो रहा है कि ब्रैकेट के बाहर डॉट है, ब्रैकेट के अंदर वेज है। दूसरी बार क्या है, ब्रैकेट के बाहर वेज है, ब्रैकेट के अंदर डॉट है। और इस तरह से जो एक्सप्रेशन मिल रहा है हमको P डॉट Q वेज R, इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमको जो इसका इक्विवेलेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा P डॉट Q वेज P डॉट R। उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो P वेज Q एंड R, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो इसके इक्विवेलेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन मिलता है वो होता है P वेज Q डॉट P वेज R। इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को आप एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो हम लोग अरिथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसी के प्रोसेस के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे जब हमें A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C इस तरह का हमको एक्सप्रेशन दिया जाता है तो हम इसको जब इसको ऑपरेशन करते हैं तो हमको इस पे जो फंक्शनिंग करते हैं, जो हमको इस पे मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है AB प्लस AC। तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, सपोज कर सकते हैं कि ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है और जो प्लस है वेज है। तो पहले में जो बात लगेगी वो यहाँ पे दिख रही है कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड था वो हमारे ब्रैकेट में, इनको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, A डॉट B कर सकते हैं, A डॉट C कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा बहुत ही इंट्यूटिव या स्कूल लेवल मैथमेटिक्स का हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, एग्जैक्ट उसी चीज़ को आप यहाँ पे एक लॉजिक में देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उसकी जो तकनीक है बदल गई है, बदली स्ट्रक्चर वही है, बस हम चूँकि वहाँ पे ट्रुथ फंक्शनल वर्क नहीं करते थे, यहाँ पे ट्रुथ फंक्शनल जो लॉजिकल इक्विवेलेंस देख रहे हैं, तो ये इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि हम जैसे मल्टीप्लाई और एडिशन का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उसी तरह से ये भी है। इसमें ध्यान देने की बात यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मान लीजिए कि जो 3 स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं उसमें अगर एक ब्रैकेट के अंदर एक ऑपरेटर आ रहा है और ब्रैकेट के बाहर दूसरा ऑपरेटर आ रहा है, तो दोनों ही ऑपरेटर सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हुए तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वहाँ पे हम एसोसिएशन कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट होने चाहिए, एक डॉट होना चाहिए, एक वेज होना चाहिए। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो सिंबल जो ऑपरेटर ब्रैकेट के बाहर हुआ करता था वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और जो दूसरी बार भी वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर था जो ऑपरेटर वो बाहर आ जाएगा, दोनों ही ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में लग जाएगा। इसी प्रकार की चीज़ आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं कि जो सिंबल ब्रैकेट के बाहर है, जो ऑपरेटर, वो दोनों ही 2 ब्रैकेट्स में जब ब्रेक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो दोनों बार ब्रैकेट के अंदर चला जा रहा है, और जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर है वो बाहर आ जा रहा है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच लग जा रहा है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में हम बिठा सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विवेलेंस है उसको किस प्रकार से दिमाग में स्थिर करें। तो इस इक्विवेलेंस को भी हम अगेन ट्रुथ टेबल बनाकर उसी प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं। अगला इक्विवेलेंस देखते हैं। अगला जो इक्विवेलेंस है वो डबल निगेशन बोला जाता है। इसको अब्रीविएट करते हैं D.N. से, या DN संक्षेप में बोल सकते हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये एकदम सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इक्विवेलेंस है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई एक स्टेटमेंट P वो नॉट P के लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, और ये एक चूँकि बहुत ही कम इसमें कंपोनेंट्स हैं तो हम इसको आसानी से यहाँ पे टेबल बनाकर प्रूव भी कर रहे हैं। देखते हैं P एक बार ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। नॉट P क्या होगा, जो P की वैल्यू होती है उसके अपोजिट हो जाती है। नॉट P क्या होगा, नॉट P जो P की वैल्यू होती है अगेन वही हो जाएगी। अब हम इस इक्विवेलेंस को अगर देखें तो P इज इक्विवेलेंट टू नॉट P, इसकी स्थिति क्या बनती है। तो ये हम देखेंगे कि P की जो वैल्यू अगर नॉट P की भी वैल्यू वही है तो ये इक्विवेलेंस ट्रू होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि P की वैल्यू जो है नॉट P की वैल्यू वही है। उसी तरह P की वैल्यू जो दूसरे रो में है F, वही वैल्यू दूसरे रो में नॉट P की भी है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और हमने देखा कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंस है वो एक टोटोलॉजी आ रही है, इसलिए ये जो इक्विवेलेंस है यहाँ पे वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। और जब लॉजिकल इक्विवेलेंस है तो हम कह सकते हैं कि इसके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर कहीं पर हमको ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन मिलता है और हमको ज़रूरत है कि हम यहाँ से दोनों निगेशन हटा के लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को रख लें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हमको कहीं पर P मिलता है और हमको नॉट P की ज़रूरत है तो हम उसको भी कर सकते हैं, P को रिप्लेस करके इसका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो नॉट P है उसको रख सकते हैं। तो ये रिप्लेसमेंट की हमें जो परमिशन एक तरह से मिलती है वो डबल निगेशन के रूल से मिलती है। यहाँ पर अभी जो हमने कुछ रूल्स, कुछ इक्विवेलेंसेस पहले देखे हैं, उसमें अक्सर क्या होता है कि एक बार जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय उनके दिमाग में ये होता है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो लेफ़्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जब आएगा तो हम राइट हैंड साइड वाले को रख सकते हैं, उसको रिप्लेस करके लेफ़्ट हैंड साइड वाले को रिप्लेस करके राइट हैंड साइड को तो रख सकते हैं। लेकिन वो अक्सर उनके दिमाग में नहीं आता है कि अगर राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आपको मिलता है कहीं पे और आप चाहें, आपकी ज़रूरत है इस लेफ़्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की, तो वो जो हमारा फॉरवर्ड थिंकिंग का एक तरीका है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, उसकी वजह से हम यही सोच पाते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा तो राइट हैंड साइड वाले से रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जब एक्सप्रेशन आएगा
तो उसको लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर सकते हैं, ये दिमाग में हमारे आता ही नहीं है। तो हमें एक बार से इसको दिमाग में ध्यान में बिठा लेना है कि जब भी हमको ज़रूरत होगी तो हम राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन अगर हमको कहीं मिलता है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले से अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर नेचुरल डिडक्शन में कहीं पर हमको ज़रूरत है उसकी तो हम वो कर सकते हैं, तो इसको दिमाग से नहीं निकालना है। अगला देखते हैं, जो अगला जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो देखते हैं, उसका नाम है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन को एब्रीविएट किया जाता है ट्रांस से, और इसको कैसे सिंबॉलिकली एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसका फॉर्मेट है P implies Q is logically equivalent to not Q, P implies not P। इसको आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक इम्प्लीकेशन दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी एक इम्प्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन दोनों इम्प्लीकेशंस में डिफरेंस क्या है? दोनों इम्प्लीकेशंस में डिफरेंस ये है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में इम्प्लीकेशन है उसका जो एंटीसीडेंट है वो राइट हैंड साइड वाले इम्प्लीकेशन का कंसिक्वेंट बना है, लेकिन उसके निगेशन को कंसिक्वेंट बनाया गया है। तो दोनों ही जो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट हैं उनकी प्लेस को आपस में बदला गया है, और साथ में बदलने के साथ साथ दोनों पे निगेशन भी लगा दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, एंटीसीडेंट का निगेशन जो होता है वो कंसिक्वेंट बन जाता है और कंसिक्वेंट का निगेशन एंटीसीडेंट बन जाता है, और ऐसा करते हुए हम ट्रांसपोजिशन का रूल लगाते हैं। और इसमें भी आपको याद रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको राइट हैंड साइड वाला मिले, आपकी अगर ज़रूरत है उसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की, तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, या आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला मिलता है और उसके लिए आगे आपको ज़रूरत है इस राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की, तो दोनों को एक दूसरे से अपनी जो नेचुरल डिडक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगला लॉजिकल इक्विवेलेंस है मटीरियल इम्प्लीकेशन। मटीरियल इम्प्लीकेशन के बारे में हमने पहले ही जब ट्रुथ टेबल्स जो बेसिक ट्रुथ फंक्शंस देख रहे थे उस समय हमने मटीरियल इम्प्लीकेशन इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और उस समय उसके पैराडॉक्सेस भी समझे थे। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात की जा रही है वो क्या है। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है वो P implies Q is logically equivalent to not P wedge Q। इस एक्सप्रेशन के बारे में हमने तब भी बात किया था जब हम बेसिक ट्रुथ फंक्शंस के आपसी रिलेशन को देख रहे थे, रिलेशन बिटवीन ट्रुथ फंक्शंस। तो उसमें हमने ये देखा था कि इम्प्लीकेशन को वेज में बदला जा सकता है, और उस समय भी हमने ये समझा था कि दोनों ही एक्सप्रेशंस बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं, या कहें लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो इस तरह से जो बात इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन है उसी से निकल के आता है कि P implies Q is logically equivalent to not P wedge Q। इसका मतलब ये होता है कि P implies Q ट्रू है, ये कहने का मतलब है कि या तो P फॉल्स है या Q ट्रू है। इस प्रकार से हम लोगों ने जब ट्रुथ फंक्शंस के आपसी रिलेशन देख रहे थे उस समय देखा था। तो इस मटेरियल इम्प्लीकेशन को भी इस इक्विवेलेंस को भी एक रूल की तरह प्रयोग में लाते हैं हम। अगला लॉजिकल इक्विवेलेंस देखते हैं। अगला लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो मटेरियल इक्विवेलेंस है, जिसको ME की तरह अब्रीविएट किया जाता है, या कभी कभी इक्विव इस रूप में अब्रीविएट किया जाता है। दोनों ही प्रकार से इसका अब्रीविएशन रखा जा सकता है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक मटेरियल इक्विवेलेंस जो P और Q के बीच लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन के लॉजिकली इक्विवेलेंट बताया जा रहा है, और फिर अगेन दूसरा भी इक्विवेलेंस दिया जा रहा है लॉजिकल इक्विवेलेंस, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में वही एक्सप्रेशन P मटेरियली इक्विवेलेंट टू Q रखा गया है, और राइट हैंड साइड में एक दूसरा एक्सप्रेशन बनाया जा रहा है। इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को भी हमने जब बेसिक ट्रुथ फंक्शंस के आपसी रिलेशंस को देख रहे थे उस समय हमने देखा था कि ये किस प्रकार से दोनों ही रिलेशंस P मटेरियली इक्विवेलेंट टू Q के बाई डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, और बाई डेफिनेशन इक्विवेलेंट कहने का मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंट भी होता है। मैं एक बार अगेन फिर उस आइडिया को कन्वे कर देता हूँ। जब P मटेरियली इक्विवेलेंट टू Q कहा जाता है तो इसको हम जो मटेरियल इक्विवेलेंस है उसका दूसरा नाम होता है बाई कंडीशनल। और बाई कंडीशनल कहने का मतलब ये है कि जो यूनिडायरेक्शनल कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि P Q को इम्प्लाई करता है, इस प्रकार से हट करके इससे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। बोथ डायरेक्शन से इम्प्लीकेशन होता है, P Q को इम्प्लाई करता है एंड Q P को इम्प्लाई करता है।
तो इस बात को इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया जा रहा है। इस पे क्या कहा जा रहा है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो हमारा पहला यहाँ पे इक्विवेलेंस रखा गया है, वो पहला इक्विवेलेंस क्या बोल रहा है, उसको अगर हम रीड करना चाहें तो इस प्रकार से रीड कर सकते हैं कि ईदर बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। तो P मटीरियली इक्विवेलेंट टू Q, इसकी ट्रुथ कंडीशंस क्या होती हैं, ये तब ट्रू होता है। P मटीरियली इक्विवेलेंट टू Q तब ट्रू होता है जब दोनों ही इसके साइड्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो या तो ट्रू हों या तो फॉल्स हों। तो उसी बात को सिंबॉलिकली यहाँ पे कह दिया गया है पहले इक्विवेलेंस में, ये P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q। तो इस तरह से हमने जो हमारा 8th लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसको देखा, जिसको कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं, अगला जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो एक्सपोर्टेशन कहलाता है, EXP इस प्रकार से अब्रीविएट किया जाता है, इसको अब्रीविएटेड नेम दिया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है P डॉट Q इम्प्लाइज R। इसमें P डॉट Q एक ब्रैकेट में है, इम्प्लाइज R उस इम्प्लीकेशन का जो एंटीसीडेंट है वो P डॉट Q है, कंसिक्वेंट R है। ये पूरा एक्सप्रेशन लॉजिकली इक्विवेलेंट बताया जा रहा है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R के। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है उसमें एक कंजंक्शन एंटीसीडेंट बन के आ रहा है, और उस कंजंक्शन का जो दूसरा कंजंक्ट है Q, वो राइट हैंड साइड में इस इम्प्लीकेशन का जो P से इम्प्लाई हो रहा है एक इम्प्लीकेशन, उसका कंसिक्वेंट बन के आ रहा है। लेकिन उसका कंसिक्वेंट बनने के साथ साथ जो एक R जिस इम्प्लीकेशन का कंसिक्वेंट है उसका एंटीसीडेंट भी बन रहा है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे जो एक साइड में एंटीसीडेंट में डॉट से जुड़ा हुआ है वो दूसरे साइड में कंसिक्वेंट बन रहा है, लेकिन वो कंसिक्वेंट वहाँ पे डॉट से नहीं जुड़ रहा है। वो जो कंसिक्वेंट बन रहा है वो कंसिक्वेंट खुद अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, एक इम्प्लीकेटिव कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिसके एंटीसीडेंट के रूप में वो आ रहा है जो पहले एक साइड में आप देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट में कंजंक्शन के फॉर्म में आ रहा था। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये जो एक्सपोर्टेशन का रूल है वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि P डॉट Q अगर R को इम्प्लाई करता है तो ये पूरा एक्सप्रेशन लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसके, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R के। तो इस तरह से हमको याद रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि हम दोनों ही साइड्स के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कभी भी ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस है जो हमें देखना है वो है टॉटोलॉजी। इसको TOUT टॉट इस तरह से अब्रीविएट किया जाता है। इस टॉटोलॉजी को जिस तरह से हमारा डबल निगेशन एक लॉजिकल इक्विवेलेंस था, बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल, उसी तरह से ये टॉटोलॉजी भी है। एक स्टेटमेंट को हम कितनी भी बार, चाहे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर में 2 बार दिया जा रहा है, एक ही स्टेटमेंट को हम और लगाकर या एंड लगाकर कितनी भी बार रिपीट करें, उसकी स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू नहीं बदलती है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P वेज P। अब इसमें इसको हम ये भी बोल सकते थे कि P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P वेज P वेज P वेज P। इस तरह से कितनी भी बार उस P को हम और लगा करके एडिशन कर सकते हैं जितनी बार चाहें, लेकिन उस हर बार क्या होगी कि यहाँ पे P की जो ट्रुथ वैल्यू रहेगी एग्जैक्ट वहाँ भी यहाँ राइट हैंड साइड में भी वही ट्रुथ वैल्यू रहेगी। इसलिए ये दोनों ही एक्सप्रेशंस आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास P हो तो वो P लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है P डॉट P के, या P डॉट P डॉट P डॉट P डॉट P। कितनी भी बार हम डॉट से उसको कंजंक्शन बनाएं, वो भी एक्सप्रेशन दोनों ही साइड में हमेशा सेम ट्रुथ वैल्यू रखेंगे। इसके लिए दोनों ही एक्सप्रेशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमने टोटल 10 लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को देखे हैं, और इन 10 लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को ले करके
हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इन 10 लॉजिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई किया जाता है जब हम आर्गुमेंट फॉर्मल प्रूफ देते हैं किसी ट्रूथ फंक्शनल आर्गुमेंट के लिए। तो उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।